नमस्कार दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आज आप सब जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज के इस पावन अवसर पे हम नेशन बिल्डिंग के दौरान जो हमारे देश के ऊपर जो संकट आए थे, जो चैलेंजेस आए थे, उन चैलेंजेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये भी जानेंगे कि जो नेशन जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके 1-2 दिन तक जो कार्यक्रम, जो प्रक्रिया चली थी नेशन की, उसके ऊपर भी हम एक झलक आपको दिखाएंगे, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आयुष कुमार, आज हम इस पावन अवसर के ऊपर डिस्कस करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट में हुआ था। तो जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस घोषित हुआ तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने रेड फोर्ट से पीपल्स को और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करते हुए एक स्पीच दिया जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी, TRYST, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये जो स्पीच है, इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बातें रखी और इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में जो उसका प्रोग्राम है, जो उसका विचार है और जो पहले से प्री डिसाइडेड था इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद ये होगा, वो सब कुछ इस स्पीच के अंदर बताया। तो हम अभी आगे बढ़ते हुए 2 गोल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो 2 गोल्स हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड कर रखे थे जैसे ही इंडिया आज़ाद होगा, ये 2 गोल्स पक्का हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो गोल्स थे, पहला कि इंडिपेंडेंस के बाद हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू अपना देश चलाएंगे। दूसरा कि वो जो गवर्नमेंट है वो सबके भले के लिए जानी जाएगी, सबका भला होगा और जो पुअर और सोशली डिसएडवांस्ड ग्रुप्स है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ये उनका सेकेंड गोल था। तो अब हमारे पास जो 3 चैलेंजेस आए नेशन बिल्डिंग के अंदर हमारा देश इंडिपेंडेंट होने के बाद, वो 3 चैलेंजेस कुछ इस प्रकार थे कि जो पहला हमारे पास चैलेंज आया वो था कि हम अपना देश को एक शेप कैसे दें, एक आकार कैसे दें। तो पहला चैलेंज हम कह सकते हैं कि टू शेप अ नेशन। ये हमारा पहला चैलेंज था कि हम एक यूनाइटेड और एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश कैसे बनाएं। तो दोस्तों, जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था उसके अंदर टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और अब इन सब प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज करना था ताकि इंडिया एक यूनाइटेड, एक डेमोक्रेटिक और एक डाइवर्सिटी फुलफिलमेंट कंट्री बन सके। सेकंड जो हमारा चैलेंज था वो था टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की स्थापना हम कैसे करें। तो इसके अंदर हमारे पास था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था तो उसके अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स दी गई और जो राइट टू वोट, हर एक नागरिक को राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। और फिर इंडिया ने एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल, जो गवर्नमेंट थी वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगी, ये इंडिया ने अडॉप्ट किया। अब ये सब होने के बाद हमारे पास कुछ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स भी आए कि हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बना लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई। तो ये हमारे पास एक सबसे बड़ा चैलेंज था। तीसरा हमारे पास चैलेंज था कि हम एक डेवलपमेंट, हम देश के अंदर डेवलपमेंट कैसे करें और जो हमारे पास एंटायर सोसाइटी है, जितनी भी सोसाइटी है उसके अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन का रेशियो कम कैसे करें और अपना जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हम कैसे करें इकोनॉमिक स्तर पर और सोशल स्तर पर। तो तीसरा चैलेंज कहता है कि टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी ऑफ एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। इसके अंदर ये बता रखा है कि जो हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांस्ड ग्रुप्स, रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज़ के ऊपर जो हमारे पास हमने इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो अडॉप्ट किया, उससे हमारी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर एक मोहर लग गई, उसके ऊपर एक स्टार्टअप हमारा डेवलपमेंट का हो गया। और जो डिस्क्रिमिनेशन पहले था वो अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीसरा एक मेन चैलेंज था। तो हमारे पास ये 3 चैलेंज हमने डिस्कस किए आज के इस लेक्चर के अंदर। आज के इस एपिसोड के अंदर हम इसके अंदर पहले चैलेंज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि है टू शेप अ नेशन। अब ये चैलेंज हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत हम पार्टीशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप ये प्रेजेंटेशन पिक्चर देख रहे हैं कि ट्रेन के अंदर सारे जो लोग हैं वो पार्टीशन के दौरान चढ़ रहे हैं, कैसे ना कैसे करके। कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई अंदर चढ़ रहा है और कोई लटक रहा है। मतलब जहाँ पर भी जिनको जगह मिल रही है वहाँ पर चढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पार्टीशन था वो वॉयलेंट हो रहा था धीरे धीरे। तो सब अपनी जान बचाना चाह रहे थे। तो जो ट्रेन है वो एक दो ट्रेन चलाई गई थी पाकिस्तान टू इंडिया या इंडिया टू पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए, ताकि जो लोग हैं वो उनको कोई असुविधा ना हो, वो सुविधापूर्वक अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके।
तो हम इसके अंदर पहले डिस्कस करते हैं कि जो प्रोसेस था पार्टीशन का वो कैसे था। अब देखिए, जैसे घोषित हो गया कि जो पाकिस्तान है वो बनेगा, मतलब जैसे घोषित हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होगा और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये डिसाइड किया गया कि जो रिलीजियस मेजॉरिटी के बेस पे पार्टीशन किया जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे एरियाज़ थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी के थे, कुछ हिंदू मेजॉरिटी के थे। अब मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ संकट आई कि मुस्लिम मेजॉरिटी नॉर्थ में भी, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी वेस्ट में भी है, मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट में भी है, तो ऐसे पार्टीशन तो हो नहीं सकता कि एक कंट्री बन जाए। तो अब पाकिस्तान का भी पार्टीशन कर दिया गया कि पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान बनाया जाएगा, एक ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो अब जो वेस्ट में थे वो वेस्ट पाकिस्तान में चले गए, जो ईस्ट में थे वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए। तो ऐसे ही हमारा जो पाकिस्तान है उसके भी 2 पार्ट हो गए। अब हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था वो हमारा 2 बाइनोमियल पार्टीशन नहीं था, वो हमारा ट्राइनोमियल पार्टीशन था कि हमारे पास एक इंडिया रह गया, एक पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान रह गया और एक ईस्ट पाकिस्तान रह गया। अब हमारे पास जो डिफ़िकल्टीज़ आई प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के दौरान वो क्या क्या थी। पहली डिफ़िकल्टी थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी की जो बेल्ट थी, एरियाज़ थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, वो सिंगल एरिया नहीं थे, वो डबल ट्रिपल, मतलब बहुत ज़्यादा एरियाज़ थे। अब उनको पार्टीशन में इंक्लूड करना संभव नहीं था, तो ये हमारे पास एक डिफ़िकल्टी आई कि अब कैसे करें। पाकिस्तान बनाना है, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का कंसेप्ट था पहले। तो हमारे पास जब ये सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी की प्रॉब्लम आई तो हमारे पास ये एक डिफ़िकल्टी बन गई कि हम क्या करें। तो फिर बाद में हम इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग कर दिया जाए। अब सेकंड जो प्रॉब्लम हमारे पास, सेकंड जो डिफ़िकल्टी आई वो थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो सभी जो मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाए। कुछ लोग चाहते थे कि हम इंडिया में ही रहें, पर कुछ मुस्लिम लीग जैसी पार्टीज़ चाहती थी कि हम पाकिस्तान में जाए। तो इधर एक नाम आया खान अब्दुल जफ़र खान, जिसको हम अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी बोलते हैं और इसको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। इसने 2 नेशन थ्योरी जो ब्रिटिशर्स की थी और जो 2 नेशन थ्योरी जिन्ना की थी उसको अपोज़ किया और इसने आवाज़ उठाई कि हम इंडिया में रहेंगे और जो पार्टीशन है वो नहीं होगा। पर इसकी जो आवाज़ है उसको दबा दिया गया और जो पार्टीशन है वो हो गया। अब इसको फ्रंटियर गांधी क्यों कहा गया? फ्रंटियर गांधी इसलिए कहा गया क्योंकि जो महात्मा गांधी जी हमारे, वो भी 2 नेशन थ्योरी का अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि एक नेशन रहना चाहिए। अगर 2 नेशन थ्योरी रहा तो डिवाइड एंड रूल वाला कंसेप्ट आ जाएगा, जो कि ब्रिटिशर्स का मेन कंसेप्ट था। ब्रिटिशर्स इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते थे। इसी प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर भी रूल किया था और महात्मा गांधी इस बात पे नहीं चाहते थे। तो जब जिन्ना ने ये प्रपोज़ल रखा कि 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए, तो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की जगह जिन्ना को प्रपोज़ल भी दिया कि आप पीएम बन जाइए, जवाहरलाल नेहरू नहीं बनेगा, पर 2 नेशन थ्योरी नहीं होनी चाहिए। पर उनकी भी बात को जैसे कि एक तरह से इग्नोर कर दिया गया और फिर महात्मा गांधी को फोर्सिबली एग्री कर लिया गया कि, मतलब फोर्सिबली यानी प्रेशर से, कि जैसे अब जिद नहीं कर देते हैं तो फिर उनको वैसे एग्री कर लिया गया कि 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए और पार्टीशन हो जाए। तो ये हमारे पास 2 डिफ़िकल्टीज़ आई थी। अब जो जैसा मैंने बताया कि हमारे पास अब 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थी ब्रिटिश इंडिया की, पंजाब और बंगाल। इसके अंदर कुछ बहुत भारी संख्या में मुस्लिम थे। तो इन जो दोनों स्टेट्स थे, इनको जो दोनों प्रोविंसेस थी, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। एक वेस्ट पाकिस्तान में पंजाब का हिस्सा चला गया और ईस्ट पाकिस्तान बंगाल बन गया। मतलब आधा बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बन गया और आधा पंजाब वेस्ट पाकिस्तान बन गया। अब आगे बढ़ते हुए हमने मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम की बात की, तो हम माइनॉरिटीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं? तो माइनॉरिटीज़ हाँ दोनों तरफ बराबर थी। कुछ एक तरफ हिंदू माइनॉरिटी थी तो एक तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी थी। तो अब क्या हुआ, जो माइनॉरिटीज़ जब ओवरलैप करने लगी, माइनॉरिटीज़ जब मेजॉरिटीज़ से मिलने लगी, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम से मिलने लगे या हिंदूज मुस्लिम को के कांटेक्ट में आने लगे, तो मुस्लिम से उनको मारना शुरू कर दिया। तो फिर ऐसे ही वायलेंस जो है वो इंक्रीज़ होने लग गया और जो पीपल्स हैं वो मरने लग गए। तो लैक्स ऑफ हिंदूज़ और सिख्स जो मुस्लिम एरियाज़ में थे और या फिर जो पाकिस्तान में थे वो मारे गए और जो मुस्लिम इंडिया के अंदर रह गए थे वो भी मारे गए।
तो ऐसे ही बहुत भारी संख्या में लोग मारे गए। और ऐसा कहा जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर जितने भी हुए थे या फिर जितने भी आज तक वॉर हुए दुनिया के अंदर, उससे सबसे घातक वॉर था इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। बहुत सारे लोग मारे गए थे, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे इस पार्टीशन के दौरान। अब हम इस पार्टीशन की कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कुछ भी नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर ये है कि जो बहुत सारे पीपल मारे गए, बहुत सारे पीपल्स के दौरान कुछ पीपल्स मतलब एक दूसरे को लोगों ने टॉर्चर किया, और जो वुमेन्स थे उनकी क्रिटिकल सिचुएशन थी, उनको मारा गया, उनको फोर्सिबली उनके साथ मैरिज की गई, और उनको अब जो पार्टीशन के दौरान जो लोग ट्रांसफ़र हो रहे थे तो वो ना इंडिया उनको ना पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट कर रहा था, ना कुछ इंडिया उनको एक्सेप्ट कर रहा था। तो वो रिफ्यूजी कैंप्स में ही रहने लगे, रिफ्यूजी कैंप्स तक वो सीमित रह गए। और आगे ये डाटा भी दे रखा है कि जो पार्टीशन था उसने 80 लाख पीपल को तो माइग्रेट किया अपने नए बॉर्डर से। मतलब 80 लाख पीपल माइग्रेट हुए पार्टीशन के अंदर, और 5 से 10 लाख लोग मारे गए पार्टीशन के दौरान। ये डाटा हमारा NCERT बुक के अंदर दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं, और आप ये नेट पे भी चेक कर सकते हैं, उधर भी दे रखा है। तो फिर हम आगे देखते हैं। तो जो लीडर्स थे वो टू नेशन थ्योरी, जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते थे। तो जो पार्टीशन था वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था। ये एक ओवरव्यू दे रखा है जो हमने अब तक डिस्कस किया उसका। अब एक डाटा दे रखा है कि जो पार्टीशन हुआ उसके बाद भी जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो इंडिया के अंदर ही रही, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मुस्लिम नहीं गए। तो ये दे रखा है कि जो 12% थी टोटल पॉपुलेशन हमारी 1951 के अंदर, जो 12% पॉपुलेशन थी हमारी वो मुस्लिम पीपल्स की थी। मतलब एक ह्यूज अमाउंट में मुस्लिम्स अभी भी इंडिया के अंदर ही स्टे करना चाहते थे, जो पार्टीशन के दौरान के बाद भी। अब हम आगे बढ़ते हुए जो प्रिंसली स्टेट्स हमारे थे, जैसा मैंने आपको बताया 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब इंडिया फॉर्म करना था तो इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को हमको इंडिया के अंदर लेके आना था। तो कैसे लेके आई, तो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविंसेस थी वो डायरेक्ट कंट्रोल में थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो किसी राजा के अंदर या किसी साम्राज्य के अंदर थे, वो इंडिपेंडेंट रहे, वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर नहीं आए। तो अब हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आई प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के अंदर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आई जब हमने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया इंडिया के अंदर। अब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एंड हो गया इंडिया के अंदर, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो सारे अपने अपने आज़ाद हो गए। और जैसा मैंने बताया कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे वो लीगली इंडिपेंडेंट घोषित किया गया उनको, कि वो ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हो गए। अब आगे जाके हमारे पास इंडिया को यूनाइट करना था, तो इंडिया को यूनाइट करने के लिए सबसे अहम रोल जिसने प्ले किया वो था इंडिया का होम मिनिस्टर और इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इन्होंने इंडिया को इंटीग्रेट किया, तो ये इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का डॉक्यूमेंट सबसे साइन करवाया। तो मेजॉरिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ने तो साइन कर दिया, पर 3-4 प्रिंसली स्टेट्स बच गए जिन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम इंटीग्रेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन नहीं करेंगे। तो कुछ स्टेट्स थे जिनका हम नाम बता सकते हैं कि जो त्रावणकोर था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, जूनागढ़ इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, मणिपुर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, और जो हैदराबाद था वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। तो बाद में इन सबको मना के या फिर इन सबको फोर्सिबली इंडिया के अंदर ले लिया गया। अब कैसे ले लिया गया उसके बारे में हम अगले लेक्चर इस एपिसोड के पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एपिसोड कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो हम पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को ग्लोबल सेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अंदर आपके पास ऐसे इम्पोर्टेंट एपिसोड्स, ऐसे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपके पास हर महीने या फिर हर हफ्ते आते रहेंगे। तो शुक्रिया आज के लिए। इस एपिसोड के अंदर आपके लिए सिर्फ इतना ही था। आशा करते हैं आपको आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके हमारे चैनल ग्लोबल सेल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन मंगलमय हो।